हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड सम्स। तो दोस्तों, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, बेसिकली यहां पर हम लोग किसी ना किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल से रिलेटेड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर हम लोग कुछ सेलेक्टेड सम्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें आई गेस 3 से 4 सम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि मुझे लगता है कि समवेयर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के पर्पज से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड क्या है ये सम्स, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2B, सर ये इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में चल जाइएगा, आशुतोष लाटा कंटेंट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस वाले फोल्डर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2B 7 मार्क्स का है, जून 2024 के लिए, मतलब जून 2024 के लिए नहीं, जून 2024 में 7 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। दैट मीन्स सिलेबस 2022 में। पॉजिन लिमिटेड सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन कवरिंग इट्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी। इंजीनियरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो उसके लिए वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का यूज करने वाला है। द कंपनी इज टू रिप्लेस ए नंबर ऑफ इट्स मशीन and the production manager is to decide between the BX machine, a more expensive machine with a life of 12 year। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी को क्या है ना, अपनी मशीनें रिप्लेस करने का डिसीजन लेना है। प्रोडक्शन मैनेजर को डिसाइड करना है किस में, बिटवीन BX मशीन, एक BX मशीन है जो कि मोर एक्सपेंसिव है लेकिन उसकी लाइफ जो है वो 12 साल है, एंड SW मशीन विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 ईयर। और कोई दूसरी मशीन है SW, उसकी लाइफ है 6 ईयर। मतलब कि आपके पास दो मशीन है, एक 12 ईयर की लाइफ है, एक की 6 ईयर की लाइफ है। आपको उन दोनों के बीच में डिसीजन लेना है। इफ द SW मशीन इज चूजन, इट इज लाइकली दैट इट वुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 6 ईयर बाय अनदर SW मशीन। अगर आप SW मशीन को सेलेक्ट करते हो तो 6 साल बाद आपको वापस से एक और SW मशीन के साथ उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 12 साल तक पहुंचाना है ना। The pattern of maintenance and running cost differs between two type of machine and relevant data are shown below। आपको डिटेल्स नीचे दे रखी हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको बताऊं ना, ये पर्टिकुलर जो सम है, इस तरीके का सम आप लोगों को एसएफएम में कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर हम लोग रिप्लेसमेंट डिसीजन देखते हैं। अब पॉइंट आता है, सर ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में कैसे आ गया अगर एसएफएम का सम है तो दोस्तों, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कवर करता है आप लोगों के इस तरह के डिसीजंस को जो कि पर्टिकुलरली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जहां पर रिप्लेसमेंट का डिसीजन है। तो ऐसे केस में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर आप लोगों को 2 मशीन दी हुई हैं। अब आप सिंपल सी सिनेरियो है, एक मशीन जिसकी 12 साल की लाइफ है तो उसकी कॉस्ट भी 12 साल के बराबर होगी। एक मशीन है जिसकी लाइफ 6 साल है तो उसकी कॉस्ट भी 6 साल के बराबर होगी। तो हम कभी भी 12 साल की लाइफ वाले को 6 साल की लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं क्या? आंसर है नो। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों ने कैपिटल बस्टिंग में जिनसे भी एसएफएम की क्लास ली होगी उन्होंने बताया होगा, तो एसएफएम की क्लास के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी अगर आप लोगों का किसी भी पर्टिकुलरली मशीन की अगर लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो अगर डिफर करती है, तो इन दैट केस हम लोग उसका जो डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट से। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट से, क्योंकि यहां पर आप लोग देखेंगे रेवेन्यू वाइज कोई भी डिसीजन कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब चाहे रेवेन्यू आप चाहे ये मशीन यूज करो चाहे ये मशीन यूज करो, रेवेन्यू दोनों ही केस में सेम है, लेकिन कॉस्ट जो है दोनों सेम में डिफर करेगी, क्योंकि ईयर जो है आपके दोनों की सालाना जो लाइफ है वो डिफरेंस है। तो ऐसे केस में हम लोग जो डिसीजन लेंगे, क्योंकि लाइफ दोनों की अलग अलग है, तो हम लोग ऐसे केस के अंदर लाइफ अलग अलग है तो आपको उस जगह पर जो डिसीजन लेना है वो लेना है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के बेसिस पर। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के बेसिस पर, तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के बेसिस पर हम लोग डिसीजन लेंगे। तो इस पर्टिकुलरली क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको परचेज प्राइस दे रखी है, ट्रेड इन वैल्यू। ट्रेड इन वैल्यू का मतलब होता है जो आपकी साल्वेज वैल्यू रहेगी, दैट मीन्स स्क्रैप वैल्यू रहेगी जब आप एट द एंड ऑफ द लाइफ आप उसको सेल आउट करेंगे तब। एनुअल रिपेयर कॉस्ट दे रखी है, एनुअल है रिपेयर कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट है जो कि दे रखी है आपको 8 लाख, जो कि BX मशीन के अंदर तो लगेगी आपके लिए 8वें साल में, और 4 लाख रुपए SW मशीन में लगेगी 4थे साल में। एस्टिमेटेड फिनिशिंग कॉस्ट ओवर द मशीन लाइफ 10% आपको गिवन दे रखा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दिए हुए हैं 3 साल से लेकर के 12 साल तक के, और प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है टोटल
क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दिए हुए हैं, एन्युटी फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको दिया हुआ है 6 ईयर्स का 4.36 और 12 ईयर्स का 6.81। और क्वेश्चन जानना चाहता है कि एनालाइज एंड रिकमेंड विच मशीन शुड बी परचेज, वो आपसे जानना चाहता है कि कौन सी मशीन हम लोग को परचेज करनी है। उम्मीद करता हूं मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि आप प्रिंट आउट निकाल लेना, तो प्रिंट आउट आप लोगों ने निकाल लिए होंगे। मैंने मेरे प्रिंट आउट मैं साथ में कैरी करता हूं, तो मेरे को अब बार बार उस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं होगी, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आप लोगों को प्रिंट आउट अगर दिए हैं तो आपने प्रिंट आउट निकाले होंगे, नहीं निकाले तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, तो हमको यहां पर क्या निकालना है, हम यहां पर इनकी कैलकुलेट करेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 2B। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2B क्यों लिख रहा हूं, हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 2B लिखा है, इसका मतलब हमारी बुक में इस तरीके का सम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी था, तो उसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2B। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट EAC फॉर BW एंड SW। तो BW एंड SW की हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स BW SW, मैंने B और S लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमारी परचेज प्राइस लगी होगी। परचेज प्राइस कब लगी होगी सर, परचेज प्राइस हमने करी होगी आज परचेज करेंगे, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू, तो परचेज प्राइस जो हमारी होगी उस परचेज प्राइस की, आज अगर हम कोई भी चीज परचेज करेंगे तो उसके आज की प्रेजेंट वैल्यू, तो जो पेमेंट हम दे रहे हैं वही होगा, तो परचेज कॉस्ट और परचेज कॉस्ट हो जाएगी इसकी 38 लाख, इसकी 26 लाख। अब ट्रेड इन वैल्यू को हम लोग जो है वो एंड में, चाहो तो आप एंड में इसको डिस्कस कर सकते हो, चाहो तो यहीं के यहीं हैंड टू हैंड लेस कर दो। सर लेस क्यों कर रहे हो, क्योंकि ट्रेड इन वैल्यू का मतलब हो गया दोस्तों साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है हम लोग जो बेच करके हम लोगों को पैसा मिलेगा वो, अब जो बेच करके हमको पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए क्या होगा, इनफ्लो होगा। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो कोई इनफ्लो अगर आता है तो वो होगा लेस। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ट्रेड इन वैल्यू, जिसे आप लोग चाहो तो ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो कि साल्वेज वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गई जी आपकी, सर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है 6 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी कब, ऑब्वियस सी बात है 12 साल की लाइफ है तो 12 साल के एंड में, तो 12 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.32। और अगर आपकी इधर भी 6 लाख है भाई साहब, इधर 6 लाख है जो कि आपको 6th ईयर में मिलेगी, तो 6th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.56। कैलकुलेट कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई 0.32 तो आ जाएगा 1.92 लाख। और यहां आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई 0.56 तो आएगा 3.36 लाख। डन साहब, आगे चलिए। एनुअल रिपेयरिंग कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू। अब दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू की मैं बात करूं तो दोस्तों जब भी आपकी कोई कॉस्ट हर साल लगती है और सेम अमाउंट से लगती है, तो एक प्रकार से हमको उस जगह पर एन्युटी फैक्टर का यूज करना होता है। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूं तो 4 लाख रुपए आपके सालाना हर साल लगेंगे। तो अब हर साल के लिए मैं हर दिन हर साल प्रेजेंट वैल्यू हर साल की अलग अलग थोड़ी निकालूंगा। जब आपका अमाउंट सेम है तो हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसे हम एन्युटी फैक्टर बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। तो आपका 12 ईयर का एन्युटी फैक्टर आ रहा है आपका 6.81।
तो 4 लाख मल्टीप्लाई 6.81 तो आ जाएगा 27.24 लाख। ये 7 को थोड़ा पैरालिसिस हो गया था तो इसको सही कर देते हैं। इधर की बात कर लेते हैं तो इधर आ रहा है 5,20,000 और क्योंकि यहां पर हर साल लगेगा लेकिन छठे साल में चेंज हो जाएगा, 6 साल का लाइफ है इसकी, तो 6 साल की लाइफ है तो भैया इसके लिए आ जाएगा 6th ईयर का 4.36। डन। 5,20,000 मल्टीप्लाई 4.36 तो आ जाएगा 22,67,200। मैं रुपीज इन लाख में लिख रहा हूं इसलिए मैंने 22.672 लिख दिया। ओवरऑल कॉस्ट अगेन मैं इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, मतलब मैं जितनी भी कॉस्ट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ कॉस्ट है जो आगे भविष्य में फ्यूचर में जाकर के लग रही है, तो जो फ्यूचर की कॉस्ट है उनको मेरे को डिसीजन तो आज लेना है, तो आज लेना है तो मैं आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके ही डिसीजन लूंगा। तो ओवरऑल कॉस्ट में अगर आप देखेंगे तो 8 लाख रुपए लग रही है, लेकिन वो लग कब रही है सर? वो लग रही है 8वें साल पर। तो 8वें साल पर लग रही है तो हम 8वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे जो कि दिया हुआ है 0.47। यहां लग रही है 4 लाख, वो लग रही है 4th ईयर पे, तो हम 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे, दैट मीन 0.68। 8 मल्टीप्लाई 0.47 तो आएगा 3.76। 4 मल्टीप्लाई 0.68 तो आएगा 2.72। डन। ओवरऑल कॉस्ट के बाद में कुछ है क्या? नहीं सर, सारी कॉस्ट हो गई। सारी कॉस्ट हो गई तो लगा दो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। तो यहां लगाएंगे अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, तो हम क्या देखते हैं 38 लाख प्लस 1.92 लाख प्लस 27.24 लाख प्लस 3.76 लाख तो आएगा 70.92। यहाँ की बात करें तो 26 प्लस 3.36 प्लस 22.672 प्लस 2.72 तो आएगा 54.752। अब दोस्तों अगर मैं केवल और केवल मेरे को टोटल कॉस्ट के बेसिस पर ही अगर मेरे को डिसीजन लेना होता तो भैया मेरे लिए मैं क्या कहूंगा सर, 6 साल वाली की कॉस्ट कमा रही है तो आप उसको अडॉप्ट कर लो, क्योंकि यहां पर टोटल कॉस्ट सर 12 जो BW मशीन है, BX मशीन है, BX मशीन की सर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से तो डिसीजन ये बनता है कि सर हमको SW मशीन पे जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो BX मशीन है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 12 साल की है, जो SW मशीन है, SX मशीन है, सॉरी SW ही है, BX और SW, तो BX और SW, तो जो SW मशीन है उसकी 6 साल में 54 लाख लग रहे हैं, तो 6 साल में 54 लाख लग रहे हैं। तो मैं आपको अगर यूं कहूं कि आप केवल नॉर्मल तरीके से, आप जैसे अपन देसी लोग देसी तरीके से सोचते हैं कि यार 6 साल के 54 तो 12 साल के कितने होंगे, 108 लाख हो जाएंगे। मैं देसी लोगों के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं बोल रहा। तो भाई साहब 12 साल में तो डबल हो जाएंगे, तो उस हिसाब से तो फिर भाई साहब आपको 12 ईयर पे जाना है। लेकिन इसको अगर फाइनेंस की बारे में बात करें तो फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। अब इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग यहां पर डिवाइड लगा देंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 साल का है 6.81 एंड 6 इयर्स का दिया हुआ है 4.36। इसका अगर आप डिवाइड लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगी EAC, दैट इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। क्योंकि आपने इनके 12 साल के फैक्टर का डिवाइड लगा दिया तो भैया अब ये 1 साल की आ गई, उधर 6 साल का डिवाइड लगा दिया है तो इसका मतलब वो अब 1 साल पे आ गई। तो अब दोनों कंपेरेटिवली हो जाएंगी, क्योंकि दोनों आपके क्योंकि हम लोग हमेशा कंपैरिजन किसमें करते हैं, दो कंपेरेबल चीजों में। तो कंपेरेबल बनाने के लिए हमने इसको इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बनाया। तो 70.92 डिवाइडेड बाय 6.81 तो ये आ जाएगा आपका 10.414। 10.414 आंसर मैच नहीं कर रहा है, उप्स।
देखा जल्दबाजी का नतीजा। गलती कहां हुई पता है, मैंने ट्रेड इन वैल्यू को माइनस में तो निकाल दिया, लेकिन यहां पर जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूं ना, तो उस टाइम पर मैंने इसको माइनस ना करके प्लस कर दिया। ओ भाई साहब, ऐसी मिस्टेक कैसे हो सकती है मेरे से। तो ये आएगा 67.08। ये आएगा आपका 67.08 और ये आएगा आपका 48.032। 48.032 67.08 डिवाइडेड बाय 6.81 तो आएगा 9.85 लाख। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है। और यहां की बात करें तो 48.032 डिवाइडेड बाय 4.36 तो आएगा 11.0165। 11.0165 तो आप 65 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है। मैंने रुपीज इन लैख में सॉल्व किया है, इसलिए आपका ऐसा आ रहा है। इन्होंने टोटल ओवरऑल में सॉल्व किया है, तो आप लोग डोंट वरी, इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सर क्या मार्क्स कट जाएंगे, आंसर है नो, नहीं कटेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। रुपीज इन लैख क्लियर है, आप लोगों को क्लियर है। अब आप मुझे बताइए कि अब कौन सी मशीन पर जाना चाहिए। सर ऑब्वियस सी बात है, 9.85 लाख हमारी जो ईएसी आ रही है, वो ईएसी हमारी कम आ रही है आपकी 12 साल वाली मशीन की, तो डेफिनेटली हमको BX मशीन पर ही जाना चाहिए। दैट्स ऑल, हो गया 7 मार्क्स का। 16 मिनट्स का समय लगा है मेरे को आप लोगों को समझाते हुए करने में, और जबकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि 15 मिनट आप लोगों के पास होती है 7 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए। तो 15 मिनट होती है 7 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को करने में आपको 7 से 8 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो। यहां तो मैंने समझाते हुए सॉल्व किया है, आप लोगों को इतना समझाते हुए थोड़ी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गई जी बात आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2B से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर होगा। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, मैंने आपकी टोटल कॉस्ट है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। आपका SFM वाला क्वेश्चन था बेसिकली ये, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू को निकाला। तो क्योंकि लाइफ अलग अलग है, तो लाइफ अलग अलग है, तो डिसीजन लेने के लिए मुझे उसको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैंने क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका डिवाइड लगाया, तो हमारे पास काम हो गया। चलिए, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 8B। ऑल्दो मैंने यहां पर लिखा हुआ है होमवर्क सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल सेम है, केवल फिगर चेंज है। तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, 4 + 6 10 मार्क्स का, ओल्ड सिलेबस के जून 2023 एग्जाम के अंदर। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है ये सम। ऑल्दो मैं आपको बता दूं सेम इसी तरीके का एक और सम है जो कि ओल्ड सिलेबस के ही दिसंबर 2023 एग्जाम के अंदर आया। अगला क्वेश्चन हम लोग वो देखेंगे, बस वो मैं आप लोगों को वर्बली कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अवोना लिमिटेड, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, हैज डेवलप्ड ए न्यू प्रोडक्ट रेजोविट कैप्सूल विच इज अबाउट टू बी लॉन्च इनटू द मार्केट। एक अवोना लिमिटेड करके कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल मतलब जो मेडिकल लाइन की है, वो क्या कर रही है, डेवलप कर रही है एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम उन्होंने रखा है रेजोविट। एक कैप्सूल है विच इज अबाउट टू बी लॉन्च इनटू द मार्केट, जो अभी लॉन्च होना है मार्केट में। द कंपनी इज प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट फॉर द न्यू टाइप ऑफ कैप्सूल। कंपनी ने लाइफ साइकिल बजट निकाला पूरी लाइफ का। एस्टिमेट फॉर द न्यू प्रोडक्ट रेजोविट आर एज फॉलोज। आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिटेल्स की कॉस्ट दे रखी है। लाइफ साइकिल यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर, मतलब कि पूरे जिंदगी में ये 3 लाख यूनिट बेचेगा। सेलिंग प्राइस आपको पर यूनिट दे रखी है। लाइफ साइकिल कॉस्ट में इन्होंने कहा कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग कॉस्ट 10 लाख। मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट लगेगी पर कैप्सूल, और आप ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर कैप्सूल है और यहां वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है। बच्चा कई बार क्या होता है ना, हम लोग जल्दबाजी में पढ़ते हैं, अरे सर ये 2 बार प्रिंट कैसे हो गया। भाई ध्यान से देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर कैप्सूल है और यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है। अब पर कैप्सूल और पर बैच में डिफरेंस होता है। आपके कुछ कॉस्ट है जो कि पर यूनिट पर लग रही है, मतलब कि पर कैप्सूल लग रही है, और कुछ कॉस्ट है जो कि बैच वाइज लग रही है।
तो यहां पर इन्होंने कहा कैप्सूल पर बैच जो है वो है 200। अब एक बैच में 200, तो आप लोग निकाल लेंगे क्या, 3 लाख यूनिट्स हैं टोटल, तो कितने नंबर ऑफ बैचेज होंगे वो निकाल लेंगे और उसको आप वेरिएबल कॉस्ट पर बैच से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 15 लाख। मार्केटिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर कैप्सूल दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन वेरिएबल कॉस्ट पर बैच दिया हुआ है, पर बैच दिया हुआ है और कैप्सूल पर बैच है 100। मतलब मार्केटिंग के केस में बैच साइज अलग है, मैन्युफैक्चरिंग के केस में बैच साइज अलग है। फिक्स्ड कॉस्ट 7 लाख। कस्टमर सर्विस कॉस्ट पर कैप्सूल वेरिएबल है 3 रुपए। कस्टमर सर्विस कॉस्ट आपको दी है कि भैया हम लोग पर कैप्सूल है तो 3 लाख रुपए। क्वेश्चन ने कह दिया इग्नोर कर देना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब जो भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने लगाया था उस जगह, तो वो इग्नोर कर देना यहां के लिए। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो बस्टेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम फॉर द न्यू प्रोडक्ट रेजोविट। आपको इस कैप्सूल का क्या करना है, ऑपरेटिंग इनकम निकाल के बतानी है, मतलब कि सारे खर्चे लेस कर देने हैं कुल मिलाकर के, बस केवल इतना सा काम है। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ यार हद कर रहे हैं ये लोग। कंपनीज मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टिमेट दैट रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस बाय 5% विल इंक्रीज लाइफ साइकिल यूनिट सेल्स बाय 10%। क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट है वो कहता है कि अगर हम लोग हमारी सेलिंग प्राइस को 5% से कम कर दें तो हमारी लाइफ साइकिल की जो सेल है ना वो 10% से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 3 लाख की जगह 3,30,000 हो जाएगी। इफ यूनिट सेल इंक्रीज बाय 10%, कंपनी प्लान टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बैच साइज बाय 10% एज वेल। अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी जो है ना वो आपके मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जो बैच साइज है उनको भी 10% से बढ़ाना चाहती है। मतलब कि ये जो 200 का बैच साइज है इसको 200 की जगह 220 और 100 की जगह 110 का बैच साइज में बनेगा। ठीक है। Assume that all variable cost per capsule per batch fixed cost will remain same। बाकी इसके अलावा जो भी डेटा है वो सारे के सारे एज इट इज सेम रहेंगे। Should the company choose reduced the selling price of the product, show your calculation। अब आप हमें ये बताइए क्या आपको ये सेलिंग प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए क्या? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है, आप दोनों केस का ऑपरेटिंग इनकम निकाल लो, आपका जिस जगह का ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा आएगा हम लोग वो सजेस्ट कर देंगे। आइए दोस्तों करते हैं इस पर्टिकुलर सम को। क्वेश्चन नंबर 8B। यहां पर मैं दोनों के लिए एक ही स्टेटमेंट बनाना चाहूंगा ताकि मेरा समय बच सके। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। एक कॉलम बना दूंगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम दे दूंगा प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर और एक रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस पर। एक सेलिंग प्राइस एट द रेट 52 पर, एक आपका रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस एट द रेट 52 का 5% कम, तो आ जाएगा 49.4। दोस्तों ऐसे केस में अगर मैं बात करूं, इनके अंदर भी 2 सब कॉलम बनाना चाहूंगा मैं, एक वर्किंग का एक अमाउंट का। ठीक है जी, एक वर्किंग हो गई, एक अमाउंट हो गया, एक वर्किंग एक अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहां पर सेल यूनिट। तो भैया यहां पर सेल यूनिट्स की बात करें तो 3 लाख है, रुपीज वाले कॉलम में लिख रहा हूं, लेकिन क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि ये सेल्स यूनिट है तो आप इसको रुपीज में कंसीडर नहीं कर सकते। यहां की बात करें तो ये 10% से बढ़ जाएगी तो 3,30,000। यहां पर मैं इसको लाइन खींच दूंगा
ताकि आप जब भी टोटल लगाएं तो आप इस टोटल में इसको ऐड ना करें। अब लिख देंगे आप सेल वैल्यू, 52 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ जाएगा 156 लाख। 3.3 लाख मल्टीप्लाई बाय 49.4 तो आ जाएगा 163.02 लाख। डन। लेस करेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्ट सबसे पहले दे रखी है आपको R&D एंड डिजाइन वाली, मैं केवल R&D लिख रहा हूं, आप लोग जब भी क्वेश्चन आए तो पूरा लिख लीजिएगा। R&D एंड डिजाइन कॉस्ट दोनों ही केस में वही 10 लाख एंड 10 लाख रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा जो चीजें दे रखी हैं उनमें कोई चेंज नहीं है। आगे चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाली, तो वो है आपको @20, दोनों ही केस में @20 ही है। तो 3 लाख यूनिट पर @20 तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा आपका 66 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे टोटल 3 लाख यूनिट है, बैच साइज है 200 की, और एक बैच की जो कॉस्ट है वो आ रही है आपकी 400, तो ये आ जाएगा 6 लाख। यहां की बात करें तो 3,30,000 है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि जो बैच साइज है ना, आपके सेलिंग प्राइस जब आप रिड्यूस करोगे तो उस टाइम पर भी हम लोग हमारी जो बैच साइज है उसको 10% से इंक्रीज कर देंगे, मतलब जो 200 यूनिट है उस 200 को कर देंगे 220। कैसे नहीं लिखा जा रहा भाई? और क्योंकि रेट्स के ऊपर कुछ भी नहीं है तो रेट्स वो की वही रहेगी आपकी ₹400। तो 3.3 लाख डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 400 तो आ जाएगा 6 लाख। आइला दोनों जगह 6 लाख तक की यूनिट चेंज है भैया, वहां यूनिट्स बढ़ी भी है तो उन्होंने बैच साइज भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा दिया, इसलिए ये सेम ही आएगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो गई। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक फिक्स कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट दोनों ही जगह सेम रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं है। आगे चलिए, मैन्युफैक्चरिंग डन है। मार्केटिंग, मार्केटिंग में दो हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट जो है आपको पर यूनिट दे रखी है वो वाला, और एक दे रखी है आपको फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाला 5 रुपए के हिसाब से 15 लाख, 5 रुपए के हिसाब से 16.5 lakh. Fixed cost will remain same, that is 10 lakh and 10 lakh. फिर लेस करोगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में केवल बैच वाइज वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर बैच। तो ध्यान देंगे 3 लाख यूनिट है, एक बैच में 100 तो बैच आ जाएंगे, और रेट है आपकी 200 की, तो आ जाएगा 6 लाख। मैं आपको बता दूं ये 6 लाख आएगा, चाहे तो चेक कर लेना। 3,30,000 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा उसी प्रोपोर्शन में आपकी बैच की साइज बढ़ेगी, तो 110 मल्टीप्लाई वही 200 तो आ जाएगा 6 लाख। इसके बाद में इसके अलावा इनकी एक फिक्स कॉस्ट भी है, और वो आ जाएगी आपकी 7 लाख, यहाँ पर भी 7 लाख। इसके अलावा एक और कॉस्ट है जो कि है कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस जो इन्होंने दे रखी है @3 तो 3 लाख पर 9 लाख और 3.3 लाख पे 9.9 लाख। और दोस्तों ऐसा करने से आपके पास क्या होगा,
एक प्रॉफिट आएगा और इस प्रॉफिट के बेसिस पर ही आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 156 लाख माइनस 10 माइनस 60 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 9, तो आएगा 18 लाख। लो जी 18 लाख। यहाँ पर 18,000 इन 1000 लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूट को खुद को समझ में नहीं आया, इन्होंने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट तो मार लिया, लेकिन इसके अंदर रुपीज इन लैख जो है ना, इसके ऊपर भी इन्होंने कुछ लिख करके दिया था, रुपीज इन 1000 या ऐसा कुछ करके लिखा था, इसलिए इन्होंने 18,000 ब्रैकेट में इन 1000 लिख करके दिया। बाकी आपको 18,000 इन 1000 लिखोगे तो उससे आएगा आपका 180 लाख, उससे आ जाएगा 180 लाख, जबकि ऐसा आ ही नहीं सकता क्योंकि सेल ही नहीं है 180 लाख की, तो यहाँ पर सेल ही आपके 153 लाख की है। पता नहीं कैसे करते हैं, बट फिगर्स ये बिल्कुल करेक्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए यहाँ पर 163.02 माइनस 10 माइनस 66 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 16.5 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 9.9, तो आएगा 16.62। चेक कर लीजिएगा, 16.62 लाख। चेक करो, अब बताओ मुझे डिसीजन क्या होगा, क्या डिसीजन होगा? सर प्राइस कम करें कि ना करें? सर कैसी बातें कर रहे हो आप? यहां देखो, हमारा जो प्रेजेंट प्रॉफिट है वो 1,38,000 रुपए से गिर गया है, मतलब कि डिक्रीज हो गया है, सेलिंग प्राइस कम करने से डिक्रीज हो गया, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चेकआउट कर लो। आप देख रहे हो, मेरे को इस क्वेश्चन को मैंने चेक किया था, मेरे को सॉल्व करने में केवल 7 मिनट्स का समय लगा है। बस स्टेट लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम 18,000। अब इनको कोई बोले 18,000 को अगर आप 1000 में लिखोगे, या तो इसको आप 1800,000 लिखो, 1800,000 बोलोगे तो ये 18 लाख हो जाएगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जैसे इसमें शायद इन्होंने करेक्ट कर दिया 16,62,000, यस इस पर इन्होंने करेक्ट कर दिया है, तो इस जगह पे करेक्ट कर लिया है इन्होंने, और इन्होंने कह दिया डिसीजन लिया है, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 10% विल डिक्रीज द प्रॉफिट बाय 1,38,000, देयरफॉर अवोना लिमिटेड शुड नॉट कट द सेलिंग प्राइस। तो अवोना लिमिटेड को सेलिंग प्राइस कट नहीं करनी चाहिए, दैट्स ऑल। इसी के साथ ये वाला सम भी होता है समाप्त। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8C की ओर, देखेंगे होमवर्क सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, मतलब कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के साथ 8B वो भी एज इट इज था, 8C वो भी एज इट इज था, हमारी बुक में ऑलरेडी थे ये क्वेश्चन। 10 मार्क्स का ओल्ड दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सेम वो का वही सिनेरियो, इवन आप लोगों को पूरा कोर्स स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से दे रखा है। आप देखेंगे लाइफ साइकिल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, R&D कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच, वहां पर कैप्सूल था, यहाँ पर वॉच, वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, वॉचेस पर बैच, एक बैच में कितनी है वो, फिक्स कॉस्ट, मार्केटिंग में वेरिएबल कॉस्ट पर बैच दे रखा है, बैच साइज आपको दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच, मतलब कि ये वाली पर यूनिट में है। पिछली बार में क्या था कि मार्केटिंग में पर यूनिट दे रखा था और डिस्ट्रीब्यूशन में बैच वाली दे रखी थी, बस उनको अप डाउन किया है। और एक आपके लिए वारंटी एक्सपेंसेस इन्होंने दिए हैं। पहले इन्होंने कस्टमर सर्विस के ऊपर डायरेक्टली इन्होंने बोल दिया था कि 3 रुपीज के हिसाब से रेट है। अब यहां पर उनको निकालने के लिए ये देखिए कि 5 रिप्लेसमेंट पार्ट्स आपको करने हैं पर 25, मतलब कि अगर आप 25 यूनिट बेचते हो तो उस 25 में से 5 यूनिट आपके पास रिप्लेसमेंट के लिए आ जाएंगी, और उनमें एक पर आपके 30 रुपए का खर्चा आएगा। तो ऐसा करने से आपके पास यहां से क्लियरली आपको समझ में आता है 25 यूनिट पर 5 यूनिट आपके पास वारंटी में रिप्लेस होने के लिए आएंगी, और उन पर आप 30 रुपए पर पार्ट खर्चा करोगे, तो इसका मतलब आपका हर 25 यूनिट पर कितना खर्चा होगा, 5 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपका 150 रुपीज का खर्चा होगा हर 25 यूनिट पर। तो आपके लिए हर यूनिट पर 6 रुपए के आसपास का खर्चा आ जाएगा, आसपास क्या एग्जैक्टली 6 रुपए का खर्चा आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने पिछली बार कस्टमर सर्विस सपोर्ट वाले कॉस्ट के नाम पर 3 रुपए पहले से लिख के दे दिए थे, यहां पर ये 6 रुपए अपने को निकालने पड़ेंगे। बट मैं आपको बता दूं, ये आप 6 रुपए के हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसको सॉल्व इसी तरीके से करना है। 2,40,000 टोटल है यूनिट्स, डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 5, इससे आप निकालेंगे कि इतनी यूनिट्स आपकी आएंगी वारंटी में रिप्लेस होने के लिए, और उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ऑल्दो ये आएगा यही 6 रुपीज के हिसाब से, देखो आप 2,40,000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 14,40,000। अब आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे ना, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30, तो भी वही 14,40,000 ही आएगा। बट आप लोगों को शो इस तरीके से ही करना है, ठीक है ना। सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करना बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम आपकी प्रेजेंटली जो है वो, लेकिन यहां पर हल्का सा इन्होंने चेंज किया है क्या, इफ टाइटोनिक लिमिटेड इंक्रीज सेल बाय 15% थ्रू 10% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, एडवाइज द कंपनी एज टू वेदर इट शुड गो फॉर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। मतलब आप देखो यहां पर भी क्या किया है इन्होंने, कहा कि 10% से सेलिंग प्राइस हम लोग कम करते हैं तो हमारी जो सेल है ना वो 15% से बढ़ जाएगी। अब बताओ आप कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पे आपने एक चीज गौर की होगी, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि बैच साइज जो है ना वो भी 10% से बढ़ा दी थी उन्होंने। तो ऐसे केस में हमारे पास जो पर बैच वाली कॉस्ट आ रही थी वो सेम आ रही थी, अब की बार वो सेम नहीं आएगी क्योंकि यूनिट्स तो बढ़ रही हैं बट बैच की साइज नहीं बढ़ रही है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान देना है और आप इसमें देखेंगे तो यहां पर आपको ऑपरेटिंग लॉस आएगा इस क्वेश्चन में लॉस आएगा 50,65,000 का। तो ऑब्वियसली बात है कि कहाँ 44 लाख का प्रॉफिट कहाँ लॉस, तो रिड्यूस करेंगे तो भैया लॉस आ रहा है, ये डी नहीं है, यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ है, ये रुपीज़ 94.65 का गैप आ रहा है, तो कंपनी शुड नॉट गो, क्योंकि 44 और ये तो दोनों का गैप निकालोगे तो आपके लिए समवेयर 94 लाख का गैप आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सम आप लोग इजीली खुद से भी मैनेज कर सकते हैं, कोई खास चेंजेस नहीं है। मैंने आपको जो चेंजेस थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, एक वारंटी एक्सपेंसेस में इन्होंने चेंज किया था वो मैंने आपको समझा दिया, और एक इन्होंने बैच साइज जो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस वाले केस में जो बैच साइज रहेगी वो चेंज नहीं होगी, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ आप लोगों का जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड जो सम है वो डन है। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड सम नेक्स्ट सेशन में कुछ मिनटों के बाद। ओके गाइस, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से कॉन्सेप्ट। मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया EAC का भी और टोटल प्रॉफिट निकालने का भी। ओके गाइस, बाय बाय।